धीरे धीरे ये साल भी गुजरने को था। दोनों के बीच चढ़ती नजदीकियां देख कोई भी ये कह सकता था कि प्यार हावी हो चुका है। बिन बात किए ना युग रह सकता था ना ही मानवी। एक रोज अचानक काव्या घर आ धमकी। डोरबेल लगातार बज रही थी। किचन में भजिया तलती आरती जी खिसियाते हुए बोली, अरे कहाँ मर गए सबके सब। किचन से बड़बड़ाते हुए वो ज्यों दरवाजे की ओर बढ़ी। तभी डोरबेल एक और बार बजा। बड़बड़ाते हुए आरती जी बोली, अरे कौन कल मुंह है जो सुबह सुबह मुंह उठाए घंटी पर घंटी बजाए जा रहा है। इतना कहते हुए वो ज्यों ही दरवाजा खोली, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर के लिए मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। सामने 2 सूटकेस के साथ एक लड़की खड़ी थी। चौंकते हुए आरती जी बोली, काव्या। काव्या नाम सुनते ही सोफे पर बैठे युग उछलकर खड़ा हो गया। काव्या को सामने देख सभी सन्न थे। उन सबसे ज्यादा कोई अगर परेशान था तो वो था युग, जो जब से काव्या ने एकदम उठाया था, युग के मन से काव्या निकल चुकी थी। तभी रोते हुए काव्या बोली, माँ मुझे बचा लो, वो मार डालेगा मुझे। काव्या की ये बात सुन आरती जी हैरान थी कि आखिर कौन मार डालेगा काव्या को। एक माँ होने के नाते आरती जी का दिल पिघल गया और वो काव्या के नजदीक जाकर बोली, कौन मार डालेगा। काव्या अभी भी बेतहासा रोए जा रही थी। माँ बचा लो मुझे, माँ मुझे बचा लो, वो मुझे जान से मार डालेगा, माँ प्लीज बचा लो मुझे। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। आरती काव्या को भीतर खींच दरवाजा तेजी से बंद कर सोफे पर बिठाते हुए बोली, शांत हो, कौन मार डालेगा तुझे। काव्या अब भी एक ही बात रट पर लटकाए पड़ी थी। काव्या की ये नौटंकी देख युग ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोला, शट अप योर माउथ। इतना कह युग काव्या के नजदीक आकर बोला, अच्छा होगा पापा के आने से पहले तुम यहाँ से विदा हो जाओ, क्योंकि पापा तुम्हारा मुंह कभी नहीं देखना चाहते। अब तुम मरो या जियो, मर्जी तुम्हारी। ये सुनकर आरती जी के होश उड़ गए। वही काव्या बेचारी सा मुंह बनाकर बोली, माँ देखो सुनो, इसे अभी अभी कैसे बात कर रहा है। कल को जब तुम और पापा नहीं रहोगे तब इसका व्यवहार कैसा होगा। देख रही हो ना माँ, कैसे तुम्हारी आंखों के आगे मेरा मायका तोड़ रहा है। ये सुनकर आरती जी कसकर युग को डांटते बोली, युग चिल्लाइए मत। आपकी बेटी कितना भी काली पोत दे तो वो आपकी बेटी है, और किसी की बेटी अगर बात ही कर ले तो वो ना जाने क्या क्या है। वाह माँ वाह, बहुत तरफदारी करनी है इसकी तो तुम यहां से जा सकती हो। युग। आरती जी ऊंची आवाज में लगभग चिल्लाते हुए बोली, युग अरे चिल्लाइए मत। अच्छा होगा ये लड़की यहां से निकल जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये यहां क्यों आई है। जब पापा जिंदगी मौत से जूझ रहे थे तब इसे अपनी जिंदगी दिखी, फिर आज क्या हुआ, हिस्सा लेने यहां तक आ गई। युग की ये बात सुन काव्या का चेहरा फीका पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात युग को कैसे पता, लेकिन उसने हकलाते हुए कहा, ये क्या बके जा रहे हो युग, ये सब बकवास है। ओह तो ये बकवास है, तो तुम्हारी जुबान अटक कर क्यों चल रही है। युग ने इस बार परेशान जोशीले अंदाज में कहा। तभी आरती जी गुस्से से कहती है, चुप कर युग, काव्या तेरी बहन है, इज्जत करना सीख। भूल मत कि मैं अभी जिंदा हूं। यही तो प्रॉब्लम है कि आप जिंदा हैं, लेकिन आपका जिंदा होना ना होने के बराबर है माँ। युग। आरती जी चिल्लाकर बोली, अरे ये नाटक किसी और के साथ करिएगा। आप माँ बेटी को ना नाटक मंडली में शामिल हो जाना चाहिए। ये सुनते ही काव्या तेजी से युग की ओर झपटी और अचानक ही युग का गला दबोच ली और बोली, तू जिंदा रहना चाहता है ना, तो तू मुंह बंद रख, वरना यही सबके सामने मार डालूंगी। युग खुद का गला छुड़वाते हुए बोला, हाँ देखा तुम्हारी आंखों के आगे क्या हुआ। शर्म आती है मुझे इसे अपनी बहन कहने में। अभी युग कुछ आगे कहता कि दरवाजे किसी की आवाज आई। रुको, ये क्या तमाशा लगा रखा है मेरे घर में। पीछे विश्वनाथ जी खड़े थे। विश्वनाथ जी को देख रोते हुए काव्या बोली, पापा देखो ना, ये युग मेरे साथ क्या कर रहा था।
इतना कह काव्या जैसे ही विश्वनाथ जी की ओर बढ़ी, विश्वनाथ जी काव्या को खींचकर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिए, जिसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। विश्वनाथ जी, पूरा घर तुमने तमाशा बना दिया है। अब यहाँ क्या लेने आई हो और किस मुंह से मेरे सामने खड़े हो और बहस कर रही हो? पापा, आप गलत समझ रहे हैं। आरती, इसे कहो कि अभी के अभी यहां से निकल जाए, वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। इतना कह विश्वनाथ जी अपने कमरे की ओर बढ़ गए। ये सुनकर आरती जी का मुंह खुला का खुला रह गया। विश्वनाथ जी की बात सुन आरती जी का पारा चढ़ चुका था। वो गुस्से से काव्या की ओर बढ़ी और बड़बड़ाते हुए कहा, एक हाथ में उसका ट्रॉली बैग, दूसरे से उसका कंधा पकड़ खींचते हुए बोली, निकल मेरे घर से, मर गई है तू। इतना कहे आरती जी ने एक जोरदार धक्के के साथ काव्या को गेट के बाहर सामान सहित धकेल दिया। ये देख युग के चेहरे पर हल्का सुकून तैर गया। तभी ऊंची आवाज में चिल्ला के काव्या ने कहा, माँ रुको, मैं प्रेग्नेंट हूं, ऐसे हालत में कहां जाऊं? ये सुन सब सन्न रह गए। अपने कमरे में बेचैन विश्वनाथ जी को ये सुन मानो आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया हो। आरती जी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं किसका पाप है ये। इसने जब हमारे बारे में पहले ना सोचा तो हमें क्यों सोचे इसके बारे में। वैसे भी इसने हमारी इज्जत तो खराब कर ही दी है रिश्तेदार के बीच, आज कॉलोनी को भी कर ही दिया। आरती जी कुछ कहती कि विश्वनाथ जी ऊंची आवाज में बोले, ये मर चुकी है मेरे लिए। आरती, इसे बोल ये नाजायज बच्चा किसका है, और जिसका भी है उसे लेकर उसी के पास चली जाए। ये सुनकर काव्या रोते हुए बोली, प्लीज पापा, अपनी औलाद को धक्का मारकर मत निकालो, मैं ऐसे हाल में कहां जाऊं, वो मुझे और मेरे बच्चे को मार डालेगा। ठीक है, तो ये सब पहले सोचना था। आरती, या तो ये रहेगी या मैं। जब तक ये चली नहीं जाती तब तक मैं घर नहीं आऊंगा। ये क्या बोले जा रहे हैं जी आप? उसकी हालत तो देखिए। आरती, तुम देखो। इतना कह विश्वनाथ जी वापस से सामान लेकर घर से निकल गए। ये देख युग उनके पीछे भागता हुआ निकला। पापा, पापा रुकिए, आप अभी तो ड्यूटी से आए हैं, तुरंत मेरी बात सुनिए पापा। युग, इस घर में या तो ये रहेगी या मैं। इतना कहे विश्वनाथ जी अपनी गाड़ी लिए अपने ऑफिस की ओर बढ़ गए। युग, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। युग, इसका तोड़ निकालना विवेक के घर पहुंच चुका था। वही विश्वनाथ जी एक बार फिर ड्यूटी से रेस्ट रूम के दाखिल हो चुके थे। अरे विश्वनाथ, आज बड़ी जल्दी आ गए। अगली ड्यूटी तुम्हारी तो 2 बजे रात की है, तुम भूल गए क्या? दीवान बाबू परेशान होकर कहे। ये सुनते ही विश्वनाथ जी बोले, नहीं दीवान, घर पर कोई नहीं है तो यहाँ ही आ गया। इसके बाद वो वहीं आराम फरमाने लगे। दीवान बाबू मन ही मन बोले, कुछ बात तो है, या तो तबीयत नासाज है। इधर आरती जी काव्या के सेवा में जुटी थी। दिन का दोपहर बीत चुका था, रात होने को थी। युग ना जाने क्यों तेजी से कमरे में घूम रहा था। उसकी नींद आज मानो कोसों दूर थी। वही स्टेशन पर ऑन ड्यूटी खड़े विश्वनाथ जी आज की घटना को सोच सोच परेशान थे। ना चाहते हुए भी युग और उनकी बातें, उनकी आंखों के आगे काव्या की बातें घूम रही थी। हो भी क्यों ना, समाज के लिए काव्या एक बिन ब्याही बेटी थी, ऊपर से शेड्यूल कास्ट के साथ भाग गई थी। फिर ये बच्चा लेकर यहाँ आने की उम्मीद क्या थी? इन्हीं ख्यालों में उलझे विश्वनाथ जी के माथे पर पसीने की बूंद साफ दिखाई दे रही थी। तभी सामने से आरती राजधानी के हॉर्न को सुन उनका मन डाइवर्ट हुआ और वो हड़बड़ा कर तेजी से उस ओर बढ़ गए। बीपी हाई और आंखों में मोतियाबिंद होने के कारण उनका संतुलन बिगड़ गया और वो उसी ट्रेन के नीचे आ गए जिसे वो थोड़ी देर बाद लेकर जाने वाले थे। ये सारी घटना कुछ ही सेकंड में इतनी तेजी से घटी कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। दीवान और अन्य रेलवे कर्मचारी भागते हुए जब तक वे पटरी पर पहुंचे तब तक सब खत्म हो चुका था। ये देख दीवान के हाथ पैर फूल गए। किसी को भी ये घटना सिरहन कर देने बराबर थी। विश्वनाथ जी का ये पंच तत्व से बना शरीर कई टुकड़ों में बढ़ चुका था। वही कमरे में बेचैन युग तेजी से चक्कर काट यही सोच रहा था, कैसे काव्या को यहाँ से निकाला जाए। पता नहीं पापा कब घर आएंगे। एक तो उनका शुगर लेवल और दूसरा बीपी, तीसरा हार्ट प्रॉब्लम। कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया
तो मुसीबत हो जाएगी। हे महादेव, पापा की रक्षा करिए और मुझे कुछ सुझाव दीजिए, वरना मैं भी ये घर छोड़कर चल दूंगा कहीं। तब माँ को समझ आएगा कि उनकी जिद कितनी महंगी है। इन्हीं ख्यालों में डूबा युग बिस्तर पर ज्यों बैठा कि तभी आरती जी की चीख सुन युग के कानों में पड़ी। चीख सुन युग 2 पल को सन्न हो गया। ये काव्या कहीं मम्मी का तो गला नहीं दबा दी। अब युग कुछ और सोचता, तभी काव्या और आरती जी की रोने की आवाज तेज हो गई। ये सुनकर घबराए हुए युग तेजी से कमरे से बाहर निकला और आरती जी के कमरे की ओर पहुंचा तो वहां का दृश्य कुछ अलग ही था। बिस्तर पर बैठी आरती जी खुद से रोते रोते अपनी दोनों हाथों की चूड़ियां तोड़ रही थी। मांग में भरे सिंदूर बिगड़ चुकी थी। आरती जी की यह हालत देख दरवाजे पर खड़े युग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक आरती जी को क्या हो गया। आखिर वो पागलों जैसे हरकत क्यों करने लगी? आखिर क्या होगा आगे? ये खबर युग तक कब पहुंचेगी कि उसके पिता यानी कि विश्वनाथ जी नहीं रहे अब इस दुनिया में? क्या काव्या सही में हिस्सा लेने आई है? ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।